अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। वाराणसी में कब पोलिंग स्टेशन के बाहर से हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, मतदाताओं के साथ बातचीत की है, आप भी सुनिए। हमारे साथ शहर उत्तरी के प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं। रविंद्र जी, पहले आप वो उंगली दिखाई जो मतदान किए हैं, और इस बार क्या लग रहा है? पूरा काशी विकास के कार्यों से अपने को संबद्ध करके ये चुनाव लड़ रही है। जितना हमारे मेहनत कार्यकर्ता कर रहे हैं, उससे अधिक जनता निकल करके माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के विकास कार्यों को अपने से संबद्ध करके यहाँ मतदान कर रही है। और शायद इस बार यूपी के अंदर 350 प्लस करेंगे। आपको जनता ने 2012 में चुना, 2017 में चुना, लेकिन 2022 की जो लड़ाई है कांटे की बताई जा रही है। हमने कहा कि 2022 के चुनाव में सपा, पिछले बार लोकसभा चुनाव में सपा केवल समेट गया था, बाप बेटे का सब हार गए थे, पत्नी उनकी हार गई थी नेताजी की। और इस बार और कांग्रेस का भी जो साहबजादा है वो हार गए थे। यह इस बार उसको और आगे बढ़ाएगा। पूरी तरह से जनता उनको नकारेगी। विपक्ष कह रही है कि पीएम मोदी को आना पड़ रहा है, कि उत्तरी और दक्षिणी कई ऐसी सीट है जो कांटे की टक्कर है, पीएम मोदी को कमान संभालना पड़ा। माननीय मोदी जी यहाँ के सांसद है, और सांसद होने के कारण से काशी में अक्सर आते हैं। और शायद देश के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री है जो अपने लोकसभा क्षेत्र में इतना दौरा करते हैं। जब वो काशी में आते हैं तो जो सांसद काम हो जाते हैं, और पूरा बनारस और काशी में रहते हैं। तो ये हमारे साथ राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल थे, इन्होंने मतदान करके इंडिया न्यूज से बात किया। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। और सीधे चलिए ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। वर्षा मौजूद है मेरे साथ, मेरे सहयोगी। वर्षा, क्या जानकारी है? जी आयुष, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मिर्जापुर से, जहां पर बूथ में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, क्योंकि ईवीएम मशीन वहां पर खराब हो चुका है। आपको बता दें कि मिर्जापुर की बूथ संख्या 380 पर ईवीएम मशीन खराब हो चुका है। ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान जो है वो प्रभावित हो चुका है। 397 मझवा विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है। मिर्जापुर से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बूथ नंबर 380 पर ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है, जिससे मतदान की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो चुकी है। ईवीएम मशीन खराब होने से लोगों में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। 397 मझवा विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने से लोगों की लंबी लाइनें जो हैं वो मतदान केंद्रों के बाहर देखी जा सकती है। और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ईवीएम मशीन जो है वो ठीक हो सके और जो प्रक्रिया बाधित हो रखी है उससे दोबारा से शुरू किया जाए। ओवर टू यू आयुष। बिल्कुल, मतदाताओं को इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि ईवीएम लगातार आप देख रहे हैं कि जानकारी मिल रही है खराब हो रही है। मिर्जापुर से जानकारी यह है कि 397 मझवा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर ईवीएम खराब है। बूथ नंबर 380 पर भी ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। और ईवीएम खराब होने की वजह से निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि जो मतदान है वो बाधित हो रहा है, क्योंकि मतदाता लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अब ईवीएम खराब है, इसलिए वोटिंग नहीं हो पा रही है और इसलिए मतदाताओं को इंतजार भी करना पड़ रहा है। हालांकि मशीन को सही करने की कोशिश लगातार की जा रही है। कई जगहों पर जहां पर ईवीएम खराब थी उन मशीनों को सही किया गया है, जहां पर दोबारा से मतदान शुरू भी हुआ है। लेकिन अब मिर्जापुर में भी एक साथ आप देख रहे हैं कि 2 बूथ हैं जहां पर ईवीएम के खराब होने की जानकारी मिली है और ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित नजर आ रहा है। अब ईवीएम मशीन को ठीक होने का इंतजार मतदाताओं को है, क्योंकि सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन अचानक से ईवीएम में खराबी आने के बाद वोटिंग इससे प्रभावित हो रही है। मतदान लोग नहीं कर पा रहे हैं, कतारें लगी हुई हैं और लंबी कतार में लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि सुबह से लोग निकले हुए हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले मतदान के लिए पोलिंग सेंटर का रुख किया है, यानी कि सुबह से ही वो इन कतारों में मौजूद हैं। लेकिन अभी चूंकि अब ईवीएम खराब है, इस वजह से उनको इंतजार करना पड़ रहा है। मतदान भी इससे बाधित हो रहा है। कोशिश हो रही है कि इन ईवीएम को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तो 7वें चरण के लिए 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग चल रही है, लेकिन लगातार जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं
ईवीएम्स के खराब होने की भी जानकारी लगातार मिल रही है अलग अलग जगहों से। और चलिए वाराणसी के एक और पोलिंग स्टेशन का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है, आप भी देखिए। सुबह के 7 बज चुके हैं और मतदाता मतदान स्थल पर पहुंच चुके हैं। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतार में खड़े हैं। हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। चाचा, मैं ये नहीं पूछूंगा आप मत किसको देंगे, लेकिन ये बताइए मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा है? काम करना ही है मुद्दा, इसमें क्या है, हैं? काम तो आज करना ही आप अपने मत का प्रयोग करेंगे, खुद अपने क्षेत्र के विधायक को चुनेंगे, उत्तर प्रदेश के उत्तराधिकारी को चुनेंगे, तो किसको चुनेंगे ये हम नहीं चाहते, लेकिन मुद्दा क्या है? है। कोई नहीं बताएगा कि किसको चुनना है। आप बताइए, आपके बीच में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, बस। बेरोजगारी? बेरोजगारी। आप बताइए। अच्छा, आप बताइए कि आप मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, मुद्दा क्या है? अरे विकास का मुद्दा है। जो विकास कर रहा है उसको वोट देंगे, जो विकास कर रहा है उसको वोट देंगे हम। आप बताइए। विकास के मुद्दा पे देंगे। विकास मुद्दा? विकास मुद्दा आप बताइए। विकास का मुद्दा है बस। हाँ, विकास। मैं कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। आप बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार? वोट के बाद ही कोई बात नहीं। वोट देने के बाद। चलिए, वोट देने के बाद सब लोग, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग अभी संकोच कर रहे हैं कि किसको अपने मत का प्रयोग करें। एक लोग और हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। वो काफी बुजुर्ग हैं, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, आज मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं, तो मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि ये धर्म के देश में धर्म स्थलों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, इसका रख रखाव कब होगा, यही मेरी कामना है। इसी उद्देश्य से मैं मतदान करने आया हूँ। चलिए, ठीक है, सबका अपना अपना मत है, वही मत का प्रयोग करें। सब फ्री है, सब लोग अपने अपने प्रत्याशी को चुन सकते हैं। तमाम लोग देख सकते हैं कि इस बूथ स्थल है, इस जगह पर 7 बूथ केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे लोग दूर दूर से आकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग और खड़े हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। सुबह का समय है, 7 बज चुके हैं और मत का प्रयोग करने सबसे पहले महिलाओं के पास चलेंगे। आप बताइए, मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसको आप मत देंगे, लेकिन मुद्दा क्या होगा? हम बात नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए शर्मा रही। आप बताइए, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा महंगाई कम करना, विकास, यही सब आजकल मुद्दे चर्चित। तो वोटर्स को आप सुन रहे हैं और देखिए किस तरह से और किन मुद्दों पर ये जो वोटर्स हैं वो बाहर निकले हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, हमारे साथ दोनों वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अरुण जी, मैं आपके ही पास वापस आता हूं, आपकी तो बात अधूरी रह गई थी और दूसरा यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन मुद्दों का भी हम लोग जिक्र सुन रहे थे या जिन मुद्दों को लेकर के लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि यही जो तमाम चीजें हैं इस बार के इस पूरे चुनाव को बड़ा दिलचस्प बनाती हुई नजर आ रही हैं? निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग जो है ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि महंगाई है या बेरोजगारी है, लेकिन जब नेताओं की जब कोई रैली होती है, सभा होती है, तो वहां पर ये सब मुद्दा गौण हो गए। इस बार भी देखा जाए, इस बार 4-5 बड़े जो लोग सामने आए, बाबा का बुलडोजर की बात सामने आई, विकास का भी बात सामने। प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में जब भी लगातार इधर रैली किया तो उन्होंने विकास के मुद्दे को सबसे सर्वोपरि पर रखा। दूसरे नंबर पर जो युवाओं की सबसे बड़ी मांग ये थी, बेरोजगारी को दूर करने की बात आई सामने। देखा जाए तो बनारस नहीं, पूरे पूर्वांचल की बात, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में सभा किया, बनारस में भी उन्होंने सभा किया, तो उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा सबसे पहले उठाया, महंगाई का भी मुद्दा सबसे पहले उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी बात को रखा। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि भाई हमने विकास के पैमाने पर कोई दूसरा दल नहीं टिक सकता। अब जनता को यह तय करना है कि वो किसको इसमें मुद्दे में सबसे बड़ा कह रहा है, किस मुद्दों को प्राथमिकता दे रहा है। बनारस को लेंगे यदि या फिर आसपास के जिले को लेंगे, तो इस बार मैं आपको एक चीज बता दूं, 2-3 चीजें तय होने जा रही है। इस बार का चुनाव बाहुबल के भी देखा जाएगा। यहाँ कई बड़े बाहुबली यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वांचल में 54 सीटों पर 3-4 बड़े बाहुबली हैं, उनका भी भाग्य तय करेगा। दूसरा यह है, कई मंत्रियों का भी भाग्य इस बार तय होने जा रहा है, क्योंकि इसी इलाके में नीलकंठ तिवारी हैं, इसी इलाके में अनिल राजभर हैं, इसी इलाके में आप देखेंगे तो रविंद्र जायसवाल जी भी हैं, उपेंद्र तिवारी तो नहीं है, लेकिन ये 3-4 जो मंत्री हैं इस इलाके के, कुछ पूर्व मंत्री हैं, ओम प्रकाश सिंह जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, और सुरेंद्र पटेल जी यहाँ पर पूर्व मंत्री रहे हैं। ये सभी लोगों का भाग्य इसी चरण में होने जा रहा है।
विजय जी, आपसे भी मैं यही जानना चाह रहा था, चूंकि जाहिर बात है कि एक तो 17 से 22 तक सरकार चलाने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपकी एक जवाबदेही भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको लग रहा है कि ग्राउंड के ऊपर कुछ चीजें ऐसी बदली हैं कि नतीजे बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं, या जैसे पार्टियां दावा करती हैं एक दूसरे का कि हम इनका सुपड़ा साफ करने वाले हैं, क्या उस तरह की कोई लहर या कोई माहौल आपको नजर आ रहा है क्या इस बार के चुनाव के अंदर? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। देखिए, 7वें चरण में जो बाकी चरणों में भी वो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था, वो था साइलेंट वोटर, लाभार्थी सब। और उसका रुझान किधर जाएगा इस चरण में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये इस पे कभी डिस्कशन नहीं किया किसी पार्टी ने। दरअसल जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम केंद्र और प्रदेश सरकार की थी, उसका बहुत ज्यादा चुनाव में इम्पैक्ट पड़ता है। 2009 की लोकसभा, अगर आपको याद हो, जब उन्होंने कर्ज माफी किया था, मनरेगा शुरू कराया था कांग्रेस ने, तो उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी 22 सीटें मिली। 2012 में सपा ने भी जो वादे किए थे उसमें बेनिफिट्स की बातें ज्यादा थी। इस बार भी सपा ने बेनिफिट्स लोगों को देना है, वो इस पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया और साथ में अपने घोषणा पत्र में बहुत ज्यादा महत्व दिया, जिसमें बिजली है, 300 यूनिट की बिजली है, किसानों को खाद देना है, और ढेर सारे उनको उन्होंने वादे किए। बीजेपी ने भी गैस सिलेंडर, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, इस तरह के वादे बीजेपी के भी हैं। तो एक कठिन लड़ाई है, लेकिन बीजेपी की जो सरकार है मौजूदा, ये कम से कम करीब 14 करोड़ 72 लाख लोगों को फ्री राशन दे रही है लगातार, और इसके अलावा खातों में पैसे दिए, जनधन अकाउंट में पैसे डाले हैं, और भी तमाम योजनाएं उनकी चल रही हैं, जिनके सहारे वो चलिए विजय जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, इस आंकलन को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी है, ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। वर्षा मौजूद है। वर्षा, क्या जानकारी है? जी आयुष, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मऊ से, जहां पर मतदाताओं ने मतदान की जो प्रक्रिया है उसका बहिष्कार किया है और साथ ही वोटिंग नहीं की है, और इसके पीछे जो वजह है वो बताई जा रही है नदी कटान को लेकर। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मऊ से आ रही है, जहां पर विधानसभा मधुबन में मतदान का बहिष्कार किया गया है। गांव धर्मपुर बिशनपुर के ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। नदी कटान होने से नाराज है मतदाता, कटान रोकने की व्यवस्था न होने से मतदान बहिष्कार किया जा चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मऊ से, जहां पर विधानसभा मधुबन में मतदान का बहिष्कार किया गया है। गांव धर्मपुर बिशनपुर के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। नदी कटान, बिल्कुल। चलिए, आनंद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानकारी लेता हूं। आनंद, अब क्या जानकारी है? विधानसभा मधुबन में बहिष्कार किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा मतदान का। हेलो आनंद, आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो आनंद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। आनंद, क्या जानकारी है? धर्मपुर बिशुनपुर के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। जी हाँ, बता रहे हैं पे वहाँ पे ये दोहरी घाट किनारा क्षेत्र पड़ता है, और वहाँ का लोगों का कहना है कि हम लोग के इधर कोई काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग बार बार वोट देते हैं, लेकिन कुछ भी हम लोग को फायदा नहीं मिलती है, जिसको लेके काफी नाराज लोगों ने वहाँ वोट का बहिष्कार किया है। लेकिन वहाँ उप जिलाधिकारी पहुंचे हुए हैं और किसी तरह समझा बुझा के आगे वोट दिलाने के प्रयास कर रहे हैं। जी चलिए, इस बीच अनुप्रिया पटेल क्या कुछ कह रहे हैं अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं, बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं, और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। और इसलिए आम मतदाता, पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है, वो 7वें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है। थे अभी कई प्रत्याशी ऐसे हैं, अनुप्रिया पटेल यानी कि अपना दल एस की तरफ से, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है, और अब इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो ये इस तरह के स्टेटमेंट हैं वो सब दिए जा रहे हैं। हालांकि अब मतदाताओं ने जो अपना मन है वो बना लिया है, और अब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है। विजय उपाध्याय जी, आपकी बात इनकम्प्लीट थी, कंप्लीट करें। मैं यही कह रहा था कि जो लाभार्थी समूह है उसका बहुत जबरदस्त रोल है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े और अति दलितों की आबादी बहुत ज्यादा है। ये दोनों अगर आबादी मिला लें तो करीब 40% अति पिछड़े और अति दलित वोटर्स होते हैं। अगर इस
इस वर्ग को लगता है कि सरकार ने हमें ढेर सारे लाभ दिए हैं और शायद पहली बार ऐसा हुआ, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट होने के कारण जो आजकल सुविधाएं बढ़ गई इंटरनेट की, लोगों के अकाउंट जुड़ गए तो उससे सीधे उनको लाभ मिला और उसमें कोई करप्शन नहीं हो पाया। चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल के पहले हो या कोरोना काल के बाद की जो स्थितियां हैं उसमें सरकार ने उनको बेनिफिट्स दिए। लेकिन जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी सिटिंग एमएलए को लेकर है, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी गवर्नमेंट को लेकर है, कुछ नेगेटिव मार्क्स हैं और कुछ पॉजिटिव, दोनों को जनता जरूर देख रही है। समाजवादी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पे अपने को पेश कर रही है इस पूरे इलाके में, मऊ से लेकर और सोनभद्र की सीटों तक। उसमें अपना दल कमेरा के साथ है, राजभर पार्टी के साथ है वो। इसके अलावा जनवादी पार्टी, राष्ट्रवादी जो संजय चौहान की है, उस पार्टी का भी उनके साथ तालमेल है। तो उनका जो बुके है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया, सोशल इंजीनियरिंग मजबूती से अखिलेश यादव जी ने की है। बसपा के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सोनभद्र जैसे इलाके में, मिर्जापुर में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में बसपा का बहुत असर रहा है। बसपा कितना वोट ले पाएगी या फिर जो ओवैसी का जो भागीदारी मोर्चा कुशवाहा समाज इधर बहुत ज्यादा है, गाजीपुर और वाराणसी से सटे हुए इलाकों में काफी बड़ी तादाद में कुशवाहा समाज है और बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी की पार्टी के साथ तालमेल है, तो कितना वोटिंग इसका काटेंगे, क्या परिस्थितियां बनेगी। लेकिन मतदाता अगर घर से निकल रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज अगर ये 2017 के बराबर या उससे ज्यादा वोट करते हैं तो जरूर एक महत्वपूर्ण बात निकल के आएगी जिसके लिए हम शाम 6 बजे तक। अरुण जी, चूंकि दो इश्यूज हम लोग देख रहे हैं बहुत क्लियरली हमको दिखता है। अगर हम लोग विपक्ष के नजरिए से देखें तो विपक्ष एक तो बेरोजगारी और दूसरा महंगाई, इन दोनों विषयों को लगातार हिट कर रहा है। पहले वाले हम लोग देख रहे हैं चरण से लेकर के और इस लास्ट फेज तक बीजेपी काउंटर कर रही है इसको। एक तो महिला सुरक्षा यानी कि जो बुलडोजर को लेकर के है कि हमने कानून व्यवस्था को बेहतर किया, और दूसरा ये है कि जो राशन पहुंचा है कोरोना काल में, जिस तरह से लोगों तक मकान, आवास या शौचालय पहुंचाए गए हैं, इसको वो फोकस कर रही है। ये दोनों ही मुद्दे क्या आपको लग रहा है कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, कौन किस पे भारी पड़ रहा है, इसी का आकलन हमको करना होगा, या कुछ चीजें और भी हैं जो आप इसके साथ जोड़ेंगे? आपको लगता है कि नहीं ये सारी चीजें भी ऐसा है जो ग्राउंड पर और मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करती हुई कहीं दिखती हैं? अरुण जी। अरुण जी, आपके ऑडियो म्यूट है, मुझे लगता है इसको एक बार अनम्यूट करें। देखिए, पूर्वांचल की राजनीति में जातिवादी जो राजनीति रही है ये शुरू से रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, आजमगढ़ को। जब मोदी की लहर थी और 2017 में, 2014 में या 2019 में, तब भी वहां पर 2017 में कम से कम 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते, केवल 1 सीट जीत पाई। वहां विकास का मुद्दा न होकर के वहां जातिवादी राजनीति का मुद्दा हावी रहा। आजमगढ़ की बात करूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में जो फोकस किया है उनका था जो ओबीसी वर्ग थे या जो निचले तबके के लोग थे उन पर अपनी लाभार्थी योजनाओं को सबसे ज्यादा अपने पहुंचाने का काम किया। वो उनको भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से यदि बात करिए तो उनकी 2-3 चीजें वो अपना कैलकुलेशन बताते हैं। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ आबादी है, 16 करोड़ जो है मतदाता हैं। उनका कहना है कि 8 करोड़ मतदाता, लगभग 60% वोट पड़ता है, लगभग 9 करोड़ वोट पड़ता है। तो 9 करोड़ में 4.5 करोड़ वोटर जिसके भी पक्ष में चले गए वो चुनाव जीत उसको समझे उसकी सरकार बन सकती है। पिछली बार चुनाव में 3 करोड़ 34 लाख लगभग मतदाताओं ने स्ट्रीट लाइट, ग्रीन लाइट और ये इंटरलॉकिंग वगैरह, नाली का निर्माण, माने सारा पैसा जो है कोरे कागज पर निकल चुका है। हम लोग अप्लाई किए जांच के लिए, जांच अधिकारी आया, 4 बार जांच हुआ, जांच के दौरान रिपोर्ट भी मिला, लेकिन आज तक जो है किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी प्रधान का चुनाव भी हुआ तो उस समय आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? वो प्रधान नहीं ना, पूर्व प्रधान कौन है? पूर्व प्रधान गोविंद मिश्रा। तो क्या चाहते हैं आप लोग, मतदान नहीं करेंगे? जी नहीं, जब तक निर्वाचन अधिकारी नहीं आ जाते हैं, हम लोग को कोई वैसा आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो कोई अधिकारी मौके पर आए कि नहीं? आए, वैसे ही कह के चले जाते हैं। एसडीएम साहब आए, आश्वासन देकर चले गए। अभी तक कितने लोग मतदान किया? अभी तक कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं, कोई मतदान नहीं। पंडित जी, श्यामलाल चौहान। श्यामलाल जी क्यों नहीं मतदान कर रहे हैं, क्या बात है, पूरी बात बताएं।
देखिए हमारे गांव में विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ, जो भी कार्य हुआ है सब कागज पे हुआ है, इसलिए हमारे गांव के लोग बहिष्कार कर रहे हैं मतदान का। प्रधानी का चुनाव अभी कुछ दिन पहले हुआ, हाँ? तो उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? अरे उससे पहले से तो जांच पड़ताल चल रहा है, तमाम अधिकारी आए, जांच किए, ले गए, रिपोर्ट दिए, लेकिन डीएम साहब के आज जब रिपोर्ट पहुंच गया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई पूर्व प्रधान के ऊपर? तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि या तो रिकवरी हो या तो उनको जेल भेजा जाए, तो मतदान या तो हमारा काम हो। मतदान कैसे करेंगे? मतदान जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक कोई मतदान नहीं करेगा। सर परिचय बता दे। नायब तहसीलदार मुगलसराय। सर क्या है मामला ये पिछले प्रधान जी थे, उनके कुछ कृत्यों के लेकर यहाँ पे मतदाताओं की शिकायत थी, उसी के विरोध के में यहाँ कर रहे हैं। कुछ लोग मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है उनके द्वारा। आपसे बातचीत हुई? हाँ, मैंने बात किया तो पिछले प्रधान जी की कुछ शिकायत थी उन लोगों की कि अभी जो शौचालय के बने हुए हैं, कुछ पेपर पर तो बन गए हैं लेकिन अभी कुछ अर्ध निर्मित है, कुछ बने ही नहीं हैं। तो आगे क्या प्रयास करेंगे कि मतदान शुरू हो? मैंने मतदाताओं से बात किया था तो उनका यही शिकायत है कि इस पे कुछ कार्रवाई हो। हम लोग कुछ लोग मतदान तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग बहिष्कार में हैं, इक्का दुक्का आ रहे हैं। अभी 20-25 की संख्या में मतदान हो चुका है। ठीक। जा रहा है और वहीं पर पहुंचे हुए थे लोग जो कि मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों के द्वारा भी समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन चूंकि विकास कार्य नहीं हुआ है इसलिए मतदाता यहां पर मतदान का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण जी, आपकी बात इनकम्प्लीट थी, कंप्लीट करें। और क्या ये सारे फैक्टर्स हैं, आपको लग रहा है कि ग्राउंड पर वाकई में काम करते हुए? निश्चित तौर पर मैं जो बात कह रहा था कि 16 करोड़ मतदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3.5 करोड़ पिछली बार वोट मिले थे। बीजेपी का फोकस उन्हीं 3.5 करोड़ वोटरों पर है। इसीलिए बीजेपी ने ये कोशिश की कि जो भी निचले तबके के लोग हैं उनको लाभार्थी योजनाओं को हम पहुंचा सकें। बीजेपी पूरी ये कोशिश हो रही है कि वो वोटर यदि हम साथ लेते हैं तो सत्ता में वापसी हो सकती है। विकास तो हुआ, देखिए उसमें पूर्वांचल में कोई दो राय नहीं है कि विकास बहुत ज्यादा हुआ। मैं चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे बनारस गाजीपुर हाईवे हो, बनारस आजमगढ़ हाईवे हो, या बनारस इलाहाबाद को 6 लेन करने की बात हो, क्योंकि चलिए अरुण जी, आपने चूंकि विकास की बात की है तो फिर पूर्वांचल की जनता इसको लेकर के क्या कुछ कह रही है और खासतौर से वाराणसी में भी लोगों की राय क्या है? हमारे सहयोगी ने मतदाताओं के साथ कुछ बातचीत की है, सुनवाते हैं। प्रदेश के अंतिम चरण में जो है बनारस में मतदान चालू है। पूर्वांचल के जो 54 सीट है 9 जिलों की, वहां पे मतदान चालू है। मैं बनारस के शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में हूँ। मलदया स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है। देखिए यहाँ पे तमाम जो है सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। मतदाता आ रहे हैं, अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं और बड़े जोश से उत्साह से वो मतदान कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं, बात करते हैं कि आखिर उन्होंने किस मुद्दे पे वोट किया, उनका मुद्दा क्या रहा। पहले परिचय बताइए अपना। मैं राजीव पाठक। अरे किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? हमने ईमानदारी के मुद्दे पे वोट किया है। ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन की चल रही है, इसलिए हमने ईमानदारी पे वोट किया है। नहीं, आपने किस मुद्दे पे वोट किया? प्लीज नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी। करप्शन कम होना चाहिए। देखिए इनका कहना है कि इन्होंने ईमानदारी के मुद्दे पे वोट किया है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, जानते हैं कि आखिर किस मुद्दे पे वोट किया है। जिस तरीके से देखिए आदर्श मतदान केंद्र है, प्रतीक्षालय भी बनाया गया है, वृद्ध जन, महिला, दिव्यांग, गर्भवती महिला, तमाम तरीके की जो है व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। पानी की व्यवस्था है, कुर्सी चेयर्स लगाई गई हैं। कुछ लोग और हैं जो मतदान करने जा रहे हैं, उनसे जानते हैं, बात करते हैं। किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं भैया? अपना अधिकार है वोट हम लोग का देना है। अधिकार तो है, मुद्दा क्या होगा वोट करने? मुद्दा वही है कि भाई देश को और तरक्की करे, अभी कर रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं हो रहा है। और विकास हो अच्छा से, जो है बेरोजगारी थोड़ी कम हो, महंगाई भी कम हो, ये तो मुद्दा है ही है। हाँ माता जी बताइए, किस मुद्दे वोट करेंगे? अरे भाई तरक्की हो, देश का नेता ऐसा हो जो तरक्की करे। और वैसे इन्होंने बहुत तरक्की की है बनारस की। अपना अगर दूसरी सरकार आ गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, सब भट्टा बैठा देगी। तमाम लोग हैं, तमाम तरह की बातें हैं। आप किस मुद्दे वोट कर भाई? आप पत्रकार भाई हैं, आप किस मुद्दे वोट करने जा रहे हैं? देखिए विकास मुद्दा होना चाहिए और विकास के मुद्दे पे ही इस बार चुनाव हो रहा है और जो विकास करेगा उसकी सरकार आएगी।
देखिए तमाम लोग हैं, तमाम तरह की बातें हैं, सबका कहना है, किसी कहना है भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कर रहे हैं, कोई कह रहा है विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। अब ये तो देखिए जब 10 तारीख को ईवीएम खुलेगा तब देखना होगा कि बनारस में ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि जिस तरीके से बनारस की 8 विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों का जो है कब्जा था 2017 की बात करें, अब इस बार देखना होगा कि 2022 में जब 10 तारीख को ईवीएम खुलेगा किसके पक्ष में फैसला जाता है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी।